हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि आप जानते हैं, नॉलेज या ज्ञान ही सुखी जीवन का आधार है और पढ़ाई के द्वारा हम अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब पढ़ाई के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स की। अब रासायनिक बलगतिकी जैसा कि चैप्टर के नाम से ही कुछ बात पकड़ में आ रही है। रासायनिक बलगतिकी, गतिकी मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की गति से संबंधित कोई बात होगी इस चैप्टर में शायद। यस, दरअसल में रासायनिक बलगतिकी को अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? मतलब इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विशेष रूप से जानकारी या अध्ययन करते हैं। अब बात आती है, अभिक्रियाओं के वेग को जानने की जरूरत क्या है भाई? क्या फायदा अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करने से? तो इन सब पहलुओं पर ही विस्तार से हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चलिए अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो दरअसल वेग के आधार पर यानी कोई अभिक्रिया कितनी तेज होती है या धीमे होती है, इसके आधार पर अभिक्रियाओं के तीन मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है तीव्र अभिक्रिया, नंबर 2 है अति मंद अभिक्रिया और नंबर 3 है मंद अभिक्रिया। तो अब तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तीव्र अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेज होती हैं भाई। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत अल्प समय, सेकंड से भी कम समय, लगभग 10⁻⁻⁶ सेकंड के आसपास का समय लगता है, उन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जो भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं मतलब जो आयनों के बीच में होती हैं, वे अभिक्रियाएं प्रायः तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे उदासीनीकरण हुआ, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का बनना, या इसी प्रकार जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इस प्रकार ये देखा गया कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड यानी नमक भाई जो हम लोग घर में खाते हैं, उस नमक के विलयन में जो कि रंगहीन होता है जनरली, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यह भी रंगहीन होता है। इसको यदि मिला दिया जाए तो तुरंत मतलब सेकंड से भी कम समय में सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप आता है, जैसे फटा हुआ दूध होता है, समवट लाइक दैट, उसकी तरीके से सफेद अवक्षेप आ जाता है। एक जादू हो गया। तो मतलब यहां पर इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जिनको पूर्ण होने में बहुत अल्प समय लगता है, उन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कह देते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें अतिमंद अभिक्रिया की या अतिमंद अभिक्रियाओं की, तो वेरी स्लो रिएक्शंस, तो स्वाभाविक है अतिमंद अभिक्रिया यानी जो बहुत धीमी गति से होती है, नाम से ही पकड़ में आ रहा है, जो बहुत धीमी गति से होती है, मतलब जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कई दिन या महीने या वर्षों का समय लग जाता है, उन अभिक्रियाओं को अति मंद अभिक्रिया कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अभी लोहे को नम वायु के संपर्क में अगर रख दिया जाए तो लोहे पर आप देखते हैं जनरली जंग लग जाता है। अब जंग लगने की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से होती है, उसमें कई बार कुछ दिन या महीने या कई बार वर्षों का समय लग जाता है। तो
ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय, दिन, महीना या वर्ष का समय लगता है, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना या इसी तरह गन्ने के रस का सिरके में बदलना। क्लियर? चलिए अब इसी क्रम में हम बात करते हैं मंद अभिक्रियाएं की, मतलब स्लो रिएक्शंस। अब ऐसी अभिक्रियाएं जो न बहुत तीव्र गति से होती हैं और जो न बहुत मंद गति से होती हैं, अर्थात जिनका पूर्ण होने का समय दोनों के बीच का होता है, यानी जो कुछ सेकंडों में या कुछ मिनटों में या कभी कभी कुछ घंटों में जो अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग बोल देते हैं क्या? मंद अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कम समय, सेकंड, मिनट या घंटे लगता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग मंद अभिक्रिया बोलते हैं। अणुओं के बीच में जो अभिक्रियाएं होती हैं, ज्यादातर अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रियाएं हैं और आणविक अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। उनको पूर्ण होने में कई बार कुछ सेकंड का समय या मिनट का समय और कई बार घंटों का समय लग जाया करता है। तो जैसे अभी हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के संयोग से अमोनिया गैस बनाई जाती है। अब यह अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की जब आपस में क्रिया करा दी जाती है तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। यह भी एक मंद अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में परिचर्चा करेंगे। दरअसल जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको पूर्ण होने में सेकंड या मिनट का समय लगता है, प्रायः उन्हीं का वेग निर्धारित किया जाता है। जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से पूर्ण हो जाती हैं, अतः उनका वेग प्रायः निर्धारित नहीं किया जाता है। इस तरह से अति मंद अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में महीनों या वर्षों का समय लगता है, उनका भी वेग प्रायः ज्ञात नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा अभिक्रिया को पूर्ण होने में। इतना समय किसके पास है भाई? तो इस चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से मंद अभिक्रियाओं के यानी कि स्लो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इन मंद अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, इनके वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इनकी क्रिया विधि क्या होती है। इन्हीं सब पहलुओं पर हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग जनरली R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या होता है। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ क्रिया में भाग लेता है और कोई दूसरा नया पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब जो पदार्थ क्रिया में भाग लेता है या जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग अभिकारक यानी रिएक्टेंट कह देते हैं। इन्हें क्रियाकारक भी कह दिया जाता है, क्रिया करने वाले। और जो पदार्थ क्रिया के पश्चात बनता है, उसे उत्पाद या प्रोडक्ट या क्रियाफल भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एक अभिक्रिया यहां पर लिखी गई कि R कोई पदार्थ है, क्रियाकारक है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये क्रिया करके P उत्पाद या प्रोडक्ट बना रहा है। अब क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है? जनरली हम पाते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक का सांद्रण समय के साथ कम होता जाता है, घटता जाता है, और उत्पाद जो होता है उसका सांद्रण समय के साथ बढ़ता जाता है। क्रिया के दौरान यही तो होता है भाई। जब कोई क्रिया होगी तो क्रिया करने वाले पदार्थ समय के साथ धीरे धीरे घटता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो समय के साथ धीरे धीरे उसका सांद्रण बढ़ता जाता है। तो हम अभिक्रिया वेग को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या? एकांक समय में, इकाई समय में। एकांक समय या इकाई समय बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान देंगे। मतलब एक सेकेंड कहिए या एक मिनट कह लीजिए कि इकाई समय या एकांक समय में अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी को अभिक्रिया का वेग कह देते हैं। और या उत्पाद के संदर्भ में बात करें तो
बिल्कुल ठीक इसी तर्ज पर कि एकांक समय में उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कह देते हैं। क्लियर? अब दोनों परिभाषाओं को मिलाकर एक सामूहिक परिभाषा हम लोग बनाते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा क्या, अभिकार का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है, यानी कि दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अब हम कॉमन परिभाषा बनाएंगे क्या कि एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुई? एकांक समय, यहां आप इकाई समय भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक का सांद्रण घटता है, उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। क्लियर? तो अभिकारकों या उत्पादकों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर है? अब इसे अगर सूत्र रूप में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्मॉल r बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, जहां स्मॉल r क्या है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, और डेल्टा सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा सी है सांद्रण में परिवर्तन, तो किसके सांद्रण में परिवर्तन भाई, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। क्लियर है? इसी तरह से डेल्टा टी क्या है, तो समय अंतराल, कितने समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में कितना परिवर्तन हुआ, तो जितना परिवर्तन हुआ हो सांद्रण में और बटे जितना समय लगा हो, इससे इसको भाग कर दीजिए तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अब कभी कभी एग्जामिनेशन में अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया वेग का मात्रा किसकी इकाई पूछ लिया जाता है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग का मात्रक की अगर हम बात करें तो इसकी सूत्र में अगर हम ध्यान दें तो ऊपर सांद्रण है और नीचे है समय, तो अभिक्रिया दर या वेग का मात्रक हो जाएगा सांद्रण का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब सांद्रण को हम जानते हैं जनरली मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं भाई, या अगर समय मिनट में दिया है तो मिनट लगा देंगे। तो इस तरह से अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ये तो सांद्रण का मात्रक, और प्रति सेकंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक हो गया किसका, अभिक्रिया वेग का या अभिक्रिया दर का। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर बटे में है तो लीटर इनवर्स, और बटे में सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस रूप में भी अभिक्रिया वेग का मात्रक लिखा जा सकता है, या अगर समय मिनट में दिया हो तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, मोल इंटू लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। क्लियर है? अब लेकिन यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, यानी कोई गैसीय अभिक्रिया है, तो ऐसी दशा में हम लोग सांद्रण के स्थान पर पदार्थों का आंशिक दाब इस्तेमाल करते हैं, और आंशिक दाब को वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में व्यक्त किया जाता है। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर का जो मात्रक होगा वो होगा क्या, सांद्रण का मात्रक मैंने बताया कि मोल प्रति लीटर की जगह लिख देंगे क्या, वायुमंडल, क्योंकि गैसीय पदार्थों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके स्थान पर उनका दाब लिखा जाता है, और दाब को वायुमंडल में हम लोग नापते हैं। तो सांद्रण की जगह जो मात्रक होगा वायुमंडल गैसीय पदार्थ का, और समय क्या रहेगा, सेकंड, तो वायुमंडल प्रति सेकंड, या लिख देंगे वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर एटीएम, और प्रति सेकंड था तो सेकंड इनवर्स, और अगर समय मिनट में दिया गया है तो एटमॉस्फेयर इनटू मिनट इनवर्स। क्लियर? ये मात्रक हो गया गैसीय अभिक्रिया के लिए, और ये सामान्य जो ठोस या द्रव अवस्था में पदार्थ हो तो उनके लिए
अभिक्रिया वेग का मात्रक हो गया। तो इनको आप बखूबी याद रखेंगे। तो आज मैं समझता हूँ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक बलगति क्या है। फिर अभिक्रिया के वेग के आधार पर जो अभिक्रियाओं के 3 प्रकार हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं, और अभिक्रिया वेग तथा अभिक्रिया वेग का जो मात्रक है वो सामान्य, ठोस और द्रव अवस्था में या इसी तरह से गैसीय अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग का मात्रक है, इसको आप लोगों ने जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करते हैं औसत अभिक्रिया वेग, औसत दर या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको RAV मतलब एवरेज रेट, यानी कि औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि अभी अभिक्रिया वेग की हम लोगों ने बात किया था, उसमें लिया गया था इकाई समय, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। तो यहां इकाई समय, एकांक समय नहीं लेना है, बल्कि एक लंबा समय अंतराल लेना है। इकाई समय, एकांक समय का मतलब वहां बात हुई थी 1 सेकेंड या 1 मिनट की, लेकिन यहां पर 1 सेकेंड या 1 मिनट एकांक समय नहीं लेना, बल्कि एक निश्चित समय अंतराल लेना है। यानी 10 सेकेंड, 20 मिनट या 1 घंटा में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को औसत अभिक्रिया वेग कहा जाता है। ध्यान देंगे, औसत अभिक्रिया वेग या औसत दर का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में, एक निश्चित समय अंतराल है, एक लंबा समय है, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अर्थात डेल्टा सी को औसत दर या औसत वेग RAV कहते हैं। अंतर स्पष्ट कर लेंगे, पुनः एक बार क्लियर कर लें। जैसा कि अभिक्रिया वेग में बात किया था हम लोगों ने, वहां एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा था। अब यहां पर है किसी निश्चित समय अंतराल, मतलब एक लंबा समय लेना है, उस समय में अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रण में जो भी परिवर्तन होगा उसे औसत दर या औसत वेग कहते हैं। इसे RAV से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर इसके सूत्र की बात करें तो RAV बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। अब आप कहेंगे जी ये डेल्टा सी डेल्टा टी तो समझ में आ रहा है, यानी सांद्रण में परिवर्तन और समय में परिवर्तन या समय अंतराल, लेकिन ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? तो दरअसल में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसा कि हम जानते हैं अभिकारकों का सांद्रण घटता है, अभिकारकों के सांद्रण में कमी होती है और उत्पादों का सांद्रण बढ़ता है। तो कह सकते हैं दरअसल में R के लिए जो अभिकारक होगा, जैसे कोई अभिक्रिया है, R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, R अभिकारक और P उत्पाद है। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो R के लिए R का सांद्रण क्योंकि समय के साथ घटेगा, अतः माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, माइनस डेल्टा R का सांद्रण बराबर माइनस, अब डेल्टा R का मतलब होता है R2 माइनस R1, बाद के सांद्रण में से पहले वाला सांद्रण घटाया जाएगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं अभिकारकों का सांद्रण शुरू में ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा बाद का सांद्रण कम होगा, तो यानी R2 कम रहेगा, तो कम वाले में से अधिक जब घटाएंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। तो इसलिए यहां पर ये माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। और P का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है, इसलिए इसमें प्लस चिन्ह लगाएंगे, यानी डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान या आणविक सांद्रण P का बराबर प्लस P2 माइनस P1। मतलब आप कह सकते हैं R के घटने की दर, यानी अभिकारक के घटने का जो वेग होगा वो अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग होगा।
तो आर के घटने की जो दर, आर के घटने का जो वेग होगा, यानी आर के सांद्रण में कमी बटे समय अंतराल, बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। या इसी तरह पी के बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर, तो इसमें प्लस वैल्यू लगाई जाएगी, तो पी के सांद्रण में वृद्धि बटे समय अंतराल बराबर प्लस, यहां प्लस चिन्ह लगा देंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि ये सर चौकोर ब्रैकेट, ये कोष्ठक यानी बड़ा ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब है भाई? तो दरअसल में चौकोर ब्रैकेट या जो कोष्ठक होता है, तो जब किसी पदार्थ के संकेत को चौकोर ब्रैकेट में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं, तो इसका मतलब असल में होता है उस पदार्थ का सांद्रता या सांद्रण भी कह देते हैं, या सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता या मोलरता भी कह दिया जाता है। जैसे कोई पदार्थ हम कहते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, तो ए को हमने चौकोर ब्रैकेट में लिख दिया उस पदार्थ को, तो इसका मतलब है ये ए का सांद्रण है, यानी ए का सक्रिय द्रव्यमान है, या ए की मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, या ए की मोलरता है, कुछ भी कहिए आप। क्लियर? जब किसी परमाणु या अणु अर्थात किसी भी पदार्थ के संकेत को चौकोर ब्रैकेट में जब लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका मतलब होता है क्या? सांद्रता या सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता या मोलरता, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको बोल सकते हैं। तो क्लियर? चलिए अब इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण टर्म, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब आर इंस्टेंटेनियस INST डॉट, ये इसका सिंबल है। तो ये तात्क्षणिक वेग क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि अभी अभिक्रिया वेग की बात हुई थी, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। और औसत अभिक्रिया वेग में आपने बात किया था, किसी निश्चित समय अंतराल में यानी एक लंबे समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को औसत दर या औसत वेग कहा जाता है। और तात्क्षणिक वेग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर क्षण, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, यानी किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय पर अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। जैसे अभी हमने बात किया कि भाई 1 सेकंड में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को तो हम लोग अभिक्रिया वेग बोल देंगे, लेकिन 10 सेकंड या 15 सेकंड में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है उसे औसत दर या औसत वेग बोल देंगे। अब 10 सेकंड या 15 सेकंड नहीं, जैसे आप कहें कि 12वें सेकंड पर, उस समय जब 12वें सेकंड पर अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण बदल रहा है, तो कितना बदल रहा है, वह जो भी परिवर्तन होगा 12वें सेकंड पर या 15वें सेकंड पर या 5वें सेकंड पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे तात्क्षणिक वेग कह देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि समय अंतराल बहुत कम दिया जा रहा है, सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में जो सूक्ष्म परिवर्तन होगा उसे ही तात्क्षणिक वेग कह दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट कह दिया जाता है। मतलब इसकी परिभाषा देखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण यानी कि dt, अब dt मतलब इसको भी डेल्टा बोलते हैं, लेकिन वो कैपिटल, वहां बड़ा बदलाव था तो डेल्टा लगा रहे थे बड़ा, यहां d मतलब छोटा, कम समय दे रहे हैं हम, तो एक निश्चित क्षण यानी dt यानी सूक्ष्म समय अंतराल पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन यानी dc, थोड़ा परिवर्तन हो रहा तो dc लिख दिया, को तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। अब
इसको अगर सूत्र के रूप में लिखना हो तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर लिख सकते हैं उसी तरीके से प्लस माइनस, बस डेल्टा की जगह डीसी और डेल्टा टी की जगह dt लिख देंगे, यानी सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन और समय में सूक्ष्म अंतराल, यानी कि डीसी का मतलब है सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन और dt का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल, बहुत सूक्ष्म समय में, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी क्षण पर, किसी निश्चित समय पर जो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे ही तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट कह दिया जाता है। क्लियर हो गया एकदम? तो अब अगर R यानी अभिकारक जो अभिक्रिया हो रही थी हमारी, R और P मान लीजिए, R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है इस अभिक्रिया के लिए, तो R के सापेक्ष अगर R इंस्टेंटेनियस हम लोग लिखें तो हो जाएगा क्या, माइनस, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है इसलिए माइनस D, डेल्टा यहां लगाया था आपने, उसकी जगह आ जाएगा D और सांद्रण किसका, R का, अभिकारक का, बटे dt, यानी कि R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान R बटे dc, आणविक सांद्रण R बटे dt। इसी तरह से P के सापेक्ष अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो कह सकते हैं R इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा प्लस, P मतलब उत्पाद है क्योंकि समय के साथ उसका सांद्रण बढ़ेगा इसलिए इसमें प्लस लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस P का आणविक सांद्रण बटे dt। तो मैं समझता हूं अब क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आपके नोट्स जो बने होंगे वो आपको परीक्षा में बहुत मददगार होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे, वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे तात्क्षणिक वेग की, तो अब तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हमें, इससे संबंधित आइए कुछ खेल खेलते हैं हम लोग। माना कोई अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इस तरीके से हो रही है। अब इसके लिए कोई आपसे कहे कि तात्क्षणिक वेग क्या, व्यंजक लिखिए, तो अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या, R इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू A अभिकारक है और B अभिकारक है, तो इसके लिए माइनस में रहेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। क्लियर है? या इसी प्रकार B के लिए, क्योंकि B भी अभिकारक है तो R इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। या अगर C उत्पाद के सापेक्ष तात्क्षणिक वेग लिखना हो, R इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा कहें के प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt बराबर हो जाएगा, अगर D उत्पाद के सापेक्ष में तात्क्षणिक वेग R इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो इसके लिए भी, क्योंकि D उत्पाद है तो प्लस में रहेगा, तो हो जाएगा क्या, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। क्लियर? अब आइए इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ जटिल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D प्रकार से हो रही है। मतलब इसमें अभिकारक के पहले कुछ उनके मोलों की संख्या लिखी गई है, इसी प्रकार उत्पाद के पहले भी कुछ मोलों की संख्या लिखी गई है। इन्हें हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी कह देते हैं। तो जब इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए तात्क्षणिक वेग लिखा जाता है तो दरअसल में ये जो संख्याएं हैं, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं, या अभिकारक और उत्पादों के पहले जो मोलों की संख्या लिखी गई है, ये भाग के रूप में चली जाएगी। मतलब इन संख्याओं से हम भाग दे देंगे, डिवाइड के रूप में ये संख्याएं लिखी जाएंगी। मतलब R इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू क्या, जैसे A और B के संदर्भ में, ये दोनों अभिकारक हैं, इसके संदर्भ में लिखें तो माइनस रहेगा। आप जानते हैं अभिकारकों के सापेक्ष जब लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट तो माइनस में रहेगा।
उसके अलावा ये जो संख्या है, अब मोलों की संख्या, ये बटे में आ जाएगी 1/N1। बाकी D कंसंट्रेशन ऑफ A/dt। क्लियर? बराबर हो जाएगा। अब B के सापेक्ष अगर लिखेंगे तो कह सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी अभिकारक है तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा वहां। अब वहां हो जाएगा 1/N2 D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। क्लियर? बराबर, अब उत्पाद C और D है तो इनके सापेक्ष इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, हो जाएगा क्या, अब यहां पर क्योंकि उत्पाद है तो प्लस चिन्ह रहेगा, तो प्लस को लिखिए या ना लिखिए, तो प्लस सुविधा के लिए चलिए हमने लिख दिया 1/M1 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। क्लियर है? अब इसी तरह से इस D के सापेक्ष आप इंस्टेंटेनियस रेट बताएं, जो डालिए, तो यहां भी उत्पाद है तो प्लस रहेगा। चलिए अब ये वैल्यू बटे में हो जाएगी, मतलब 1/M2 D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। तो ये तात्क्षणिक वेग का व्यंजक हो गया इस तरह के अभिक्रिया के लिए। अब जैसे अब एक पर्टिकुलर उदाहरण ले लें हम, जैसे एक अभिक्रिया भी हम लोगों ने देखा था हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया गैस बनाई जाती है, उस अभिक्रिया का समीकरण, हालांकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है लेकिन हम चलिए एरो ही दिखा दे रहे हैं इसमें, इसको 2NH3 ये अभिक्रिया होती है, इस तरह से अमोनिया बनाई जाती है। अब इस अभिक्रिया के लिए कोई आपसे कहे कि इंस्टेंटेनियस रेट का व्यंजक लिखिए, इसके लिए फार्मूला लिखिए, तो चलिए R इंस्टेंटेनियस इसके लिए अभिकारक है, तो अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस। अब यहां पर इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 लिखा एक तरह से, कुछ न होने का मतलब 1 है, तो 1 के लिए कुछ नहीं लिखते तो 1/1 यानी कुछ नहीं लिखा जाएगा, मतलब सीधे आप लिखेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt बराबर हो जाएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 3 लिखी है, या इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 लिखा हुआ है, तो ऐसी दशा में 3 बटे में चला जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा, और अभिकारक है तो यहां भी चिन्ह माइनस लगेगा ही लगेगा, तो -1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt, यानी हाइड्रोजन का सांद्रण बटे dt बराबर। अब अमोनिया चूंकि उत्पाद है, उत्पाद के आगे प्लस का चिन्ह लिखा जाता है और इसके मोलों की संख्या 2 है, यानी अमोनिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 लिखा हुआ है, तो ये भी बटे में चला जाएगा, तो प्लस उत्पाद होने के कारण प्लस और संख्या आ जाएगी बटे में, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बटे में हो जाएगा, और D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया का सांद्रण या अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान, अमोनिया का मोलर सांद्रण या अमोनिया की मोलरता, कुछ भी कहिए आप, बटे dt। क्लियर है? तो इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए तात्क्षणिक वेग या औसत वेग का व्यंजक लिख सकते हैं। औसत वेग लिखना हो तो R एवरेज, और यहाँ स्मॉल d की जगह डेल्टा लगा देंगे, और यहाँ स्मॉल d की जगह डेल्टा लगा देंगे, हर जगह d की जगह डेल्टा लगा देंगे, तो वो R एवरेज का व्यंजक हो जाएगा तैयार, R औसत दर का फार्मूला हो जाएगा। तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बखूबी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनका अभ्यास करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।